आज की ये कहानी है मुगल बादशाह अकबर की। कैसे उनके अंतिम दिन अपने बेटे सलीम की बगावत से जूझते हुए बीते। आप देखेंगे कि अंतिम अकबर के आखिरी दिन अपने कई नजदीकी लोगों की मौत का शोक मनाते हुए बीते थे। और उस दौरान न सिर्फ उनकी मां हमीदा बेगम और दो बेटों ने अंतिम सांस ली, बल्कि उनके सबसे बड़े बेटे सलीम ने उनके खिलाफ बगावत भी कर दी। जब उनकी नवरत्नों में से एक बीरबल को कबायलियों ने मार दिया, अकबर ने 2 दिनों तक खाने पानी को हाथ नहीं लगाया और अपनी मां के बहुत इसरार पर उन्होंने खाना शुरू किया। और एम बर्के अकबर की जीवनी अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि अकबर के दो बेटों मुराद और दानियाल ने शराब पी पी कर बहुत कम उम्र में अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। उनका तीसरा बेटा सलीम भी शराबी था और उसने न सिर्फ अकबर के खिलाफ विद्रोह किया, बल्कि उनके सबसे करीबी सलाहकार अबुल फजल की हत्या करवा दी। एक पिता के रूप में अकबर की नाकामी उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। अबुल फजल की हत्या से लगा सदमा। अकबर को अबुल फजल की मौत की सबसे खबर शेख फरीद बख्शी ने बेग ने दी और खबर सुनते ही अकबर जोर से चिल्लाए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कई दिनों तक वो बहुत दुखी रहे। उन्होंने असद बेग से कहा, अगर सलीम बादशाह ही बनना चाहता था तो उसे मुझे मारना चाहिए था और अबुल फजल की जिंदगी बख्श देनी चाहिए थी। असद बेग ने लिखा, उस दिन अकबर ने ना तो अपनी दाढ़ी बनवाई और ना ही अफीम खाई। पूरा दिन उन्होंने रोते हुए बिताया। वो कई दिनों तक रोते रहे और अपने बेटे सलीम को उनके किए पर कोसते रहे। इनायतुल्लाह ने अबुल फजल के बाद उनकी जीवनी अकबरनामा पूरी की और उन्होंने लिखा कि अकबर ने इस अपराध के लिए सलीम को कभी माफ नहीं किया। शहजादे सलीम से बिगड़े रिश्ते। सलीम से अकबर का मनमुटाव उनकी मौत के 16 साल पहले शुरू हो गया था और अपनी पहली कश्मीर यात्रा के दौरान अकबर ने शाही जनान खाने की महिलाओं को लाने की जिम्मेदारी सलीम को दी थी, लेकिन वो खराब सड़क का बहाना बनाकर अकेले वापस आ गए थे। अबुल फजल अखबारनामा में लिखते हैं कि हो सकता है कि ये बात सही रही हो, लेकिन अकबर अपने हरम की महिलाओं का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा मशहूर था। गुस्से में भरे अकबर मूसलाधार बारिश के बीच खुद घोड़े पर सवार होकर उन महिलाओं को लाने चल पड़े। उन्होंने आदेश दिया कि सलीम को उनके सामने ना लाया जाए और उसी साल 9 जुलाई को अकबर के पेट में भयानक दर्द शुरू हुआ और अबुल फजल लिखते हैं कि दर्द की बेखुदी में उन्होंने अपने बेटे पर उन्हें जहर देने का आरोप लगाया। 2 साल बाद जब अकबर फिर कश्मीर गए, सलीम ने बिना अनुमति उनके तंबू में घुसने की हिमाकत की। नाराज अकबर ने फिर हुक्म दिया कि सलीम उनकी नजरों के सामने न आए, लेकिन कुछ समय बाद अकबर ने सलीम को माफ कर दिया। सलीम ने अकबर के कई आदेशों को नहीं माना, तो जब 2 मई 1599 को अकबर के बेटे मुराद की मृत्यु हुई, तो अकबर ने उनकी जगह सलीम को दक्षिण भारत के सैन्य अभियान पर भेजने का फैसला किया, लेकिन सलीम तय समय पर पहुंचे ही नहीं और अकबर को मजबूरी में अपने दूसरे बेटे दानियाल को दक्षिण भेजना पड़ा। अकबर ने भी खुद दक्षिण जाने का फैसला किया। अकबर ने सलीम को मुगलों का विरोध कर रहे मेवाड़ के राणा पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन इस बार भी सलीम ने हुक्म की तामील नहीं की और वो अजमेर में ही रुक गए और आगे नहीं गए। सलीम ने इलाहाबाद जाने का फैसला किया और राजधानी आगरा में अकबर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गद्दी पर कब्जा करने की कोशिश की। इलाहाबाद पहुंचकर सलीम ने खजाने के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। असीरगढ़ पर कब्जा करने के बाद अकबर अहमदनगर पर भी चढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन सलीम से निपटने के लिए उन्होंने तुरंत लौटने का फैसला किया। अकबर की सलीम को चेतावनी। तो मार्च 1602 में सलीम ने अकबर को संदेश भिजवाया कि वो अकबर से मिलकर अपना सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन अकबर को यह पेशकश ईमानदार नहीं लगी। उन्होंने सलीम से मिलने से इनकार कर दिया और कुछ समय बाद खबर आई कि सलीम 30,000 सैनिकों के साथ आगरा की तरफ बढ़ रहा है और अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर ने सलीम को कड़ा संदेश भेजा कि तुम्हारी सुरक्षा इसी में है कि तुम इलाहाबाद वापस लौट जाओ। अगर तुम वाकई मेरी सेवा करना चाहते हो तो अकेले दरबार में हाजिर हो। सलीम को बात समझ में आ गई और वो इटावा से वापस इलाहाबाद के लिए लौट गया और सलीम को सत्ता के केंद्र से दूर रखने के लिए अकबर ने उसे बंगाल उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन सलीम ने वहां जाने से इनकार कर दिया। सलीम ने अकबर से माफी मांगी
तो आप देखिए इस बीच अकबर की मां हमीदा बेगम और बुआ ये आप देखेंगे गुलबदन बेगम ने पिता पुत्र के बीच के तनाव को दूर करने की मुहिम शुरू की और उन्होंने अकबर से अनुरोध किया कि वो सलीम को माफ कर दिए। और अकबर के मन में इन दोनों महिलाओं के लिए बहुत सम्मान था, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली और उन्होंने अपनी एक पत्नी सलमा सुल्तान बेगम को सलीम के को अपने पास लाने के लिए भेजा। अबुल फजल लिखते हैं कि उनके साथ अकबर ने सलीम के लिए एक हाथी, एक घोड़ा और एक पोशाक उपहार के तौर पर भेजी। और जब सलीम सलमा के साथ आगरा के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने एक अनुरोध भिजवाया कि उनकी दादी उनका हाथ पकड़कर बादशाह के सामने ले आए ताकि वो अपना सिर उनके पैरों पर रख सके। अगले दिन शहजादा सलीम ने अकबर के पैर पर अपना सिर रखकर उनसे माफी मांगी। अकबर ने उन्हें गले लगाया, उनका 350 हाथियों और 12,000 सोने के सिक्कों का तोहफा स्वीकार भी किया। सलीम के मन को शांत करने के लिए अकबर ने अपना साफा उतार कर अपने बेटे के सिर पर रख दिया और ये इस बात का संकेत था कि अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में सलीम की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है। मां हमीदा बानो का निधन तो लेकिन 1604 आते आते सलीम के विद्रोह की खबर एक बार फिर अकबर के कानों में पड़ी और इस बार उन्होंने तय किया कि वो सलीम को नियंत्रित करने के लिए खुद अभियान पर निकलेंगे। भारी वर्षा के कारण उनके निकलने में देरी हुई और इस बीच खबर आई कि उनकी मां हमीदा बानो गंभीर रूप से बीमार है। अकबर वापस आगरा लौट आए। इनायतुल्लाह अकबरनामा में लिखते हैं कि अकबर अपनी मां के बगल में बैठे रहे। उन्होंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। दुनिया का महानतम जीवित बादशाह अपनी मां से आखिरी बार बातचीत नहीं कर सकता था और 29 अगस्त 1604 को हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां ने बेहोशी की हालत में अंतिम सांस ली और अकबर ने अपने सिर के सारे बाल और मूछें मुड़वा दी, अपना साफा उतार दिया और शोक के कपड़े पहन लिए। पेट के दर्द के साथ अकबर की तबीयत बिगड़ी। इन घटनाओं के बाद से ही प्रशासन पर अकबर की पकड़ धीमी पड़ने लगी और इस समय अकबर के बनाए चित्रों में दिखाई देता है कि उनके बाल सफेद हो गए थे और उनके चेहरे पर दुख की लकीर साफ दिखाई देने लगी थी। और 22 सितंबर 1605 को पेट के दर्द के साथ अकबर की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और उनके डॉक्टर हकीम अली जिलानी को बुलाया गया। हकीम ने बादशाह से कहा कि कोई दवा लेने से पहले एक दिन तक वो कुछ भी ना खाएं ना पिएं। अगले दिन उन्होंने पीने के लिए सिर्फ सूप दिया गया और पूरी बीमारी के दौरान उनके पोते खुसरो उनकी पलंग के पास रहे। उनके चिकित्सक हाकिम अली इस बात का पता नहीं लगा सके कि उनको मर्ज किया था। और इनायत उल्लाह अकबरनामा में लिखते हैं कि बीमारी के शुरू के दिनों में अकबर ने रोज झरोखा दर्शन की रस्म निभाई क्योंकि वो आम जनता को यह आभास नहीं देना चाहते थे कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और लेकिन इसके बावजूद वो बोलकर शाही हुक्म लिखवाते रहे। लेकिन 10 दिन बाद बुखार ने उनको जकड़ लिया, उनका शरीर कमजोर होता चला गया। सलीम की जगह खुसरो को गद्दी पर बैठाने की मुहिम तो अकबर के अंतिम दिनों में अकबर के 2 सबसे नजदीकी सहयोगियों मानसिंह और अजीज कोका ने उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए सभासदों की बैठक बुलाई और उन दोनों व्यक्तियों ने सभा को याद दिलाया कि अकबर की भावनाएं सलीम के पक्ष में नहीं है। और असद बेग अपनी किताब वाकया ए असद बेग में लिखते हैं कि मानसिंह और अजीज ने बैठक में शामिल लोगों को बताया कि अकबर सलीम को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते हैं और उन्होंने सलीम की जगह खुसरो का नाम प्रस्तावित किया। लेकिन अकबर के एक और दरबारी सईद खां बराह ने सलीम का समर्थन किया, बैठक छोड़कर बाहर आ गए और सलीम ने यमुना नदी के उस पार अपना शिविर लगाया हुआ था। और ईरा मुखोटी अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखती हैं कि राजा मानसिंह ने सलीम की गद्दी की दावेदारी की संभावना को खत्म करने की कोशिश की और यहां तक कि जब सलीम नाव से आगरा के किले आए तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करवाने की कोशिश भी करवाई। लेकिन सलीम को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि वो किले में ना घुसें वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो नाव से वापस अपने हवेली चले गए। सलीम के पक्ष में हवा बनी तो वो अपनी हवेली में अपने भविष्य के बारे में किए जाने वाले फैसले का इंतजार करने लगे। शाम तक फिजा सलीम के पक्ष में हो गई और सबसे पहले शेख फरीद और सईद खां वराह उनको मुबारकबाद देने पहुंचे और उसके बाद तो उनके समर्थन में अकबर के दरबारियों का तांता लग गया। सईद खान ने सलीम से ये वादा करवाया कि गद्दी पर बैठने के बाद खुसरो या फिर उन लोगों को कोई सजा नहीं देंगे जिन्होंने सलीम को पहले समर्थन नहीं दिया था। शाम होते होते उनका विरोध कर रहे मिर्जा अजीज कोका भी उन्हें बधाई देने पहुंचे, लेकिन सलीम ने उनके साथ कोई आशिष्ट व्यवहार नहीं किया। जब मान सिंह को इसका विश्वास हो गया कि खुसरो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा,
वो खुद उन्हें लेकर सलीम के पास पहुंचे। अकबर का डेथ यानी कि निधन, तो इस बात के संकेत नहीं मिलते मिलते कि मानसिंह और अजीज ने अपने बूते पर खुसरो को सम्राट बनाने की पहल की थी। मुनीस फारूकी अपनी किताब द प्रिंस ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि अपने शासन के अंत तक अकबर इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह मुगल गद्दी पर सलीम के दावे को नाकाम किया जा सके। और जब सलीम अकबर के शयन कक्ष में दाखिल हुए तो उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। अपने पिता के इशारे पर उन्होंने अकबर का मुकुट और कपड़े पहने और अकबर की तलवार अपनी कमर पर लटकाई, और ये तलवार बाबर की थी। उन्होंने भी इसे अपनी मौत से कुछ समय पहले हुमायूं को दिया था। और सलीम ने अपने पिता के पैरों पर अपना सिर झुका दिया। असद बेग लिखते हैं कि अकबर ने अपनी आंखों से सलीम को मुगल शासन के प्रतीकों को धारण करते हुए देखा। उन्होंने ये भी देखा कि उनके दरबारी नए शासक के सामने सिर झुका रहे हैं। इसके बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गईं, और वो दिन था 27 अक्टूबर 1605, और उस समय उनकी उम्र 63 साल थी। वो 49 वर्षों तक भारत पर राज कर चुके थे। पार्वती शर्मा अकबर की जीवनी अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखती हैं कि अकबर ने सलीम को सत्ता का प्रतीक मुकुट, पोशाक और तलवार ही नहीं दी, उन्होंने अपनी कुछ निजी सामान भी, जैसे तस्वीर और ताबीज भी सलीम के हवाले की। पिता की मौत के एक सप्ताह बाद 36 वर्षीय सलीम ने उनकी जगह ली, और वो अब ना सलीम रह गए और ना ही अकबर के प्रिय शेखू बाबा। और भारत की गद्दी पर बैठने वाले इस शख्स का नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसे आप लोग जहांगीर के नाम से सामान्यतः जानते हैं। तो ये कहानी है मुगल बादशाह अकबर की।